हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। और आज की क्लास के अंदर हम भारत के अंदर स्थानीय सरकार की चर्चा करने वाले हैं। स्थानीय सरकार क्या होती है, भारत के अंदर इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ था, और राजस्थान के अंदर कौन सी समितियां बनी थी, भारत के अंदर कौन सी समितियां बनी थी, कौन सा संवैधानिक संशोधन किया गया था, कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी, इनके बारे के अंदर आज हम बात करने वाले हैं। तो हम क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं कि जैसे स्थानीय सरकार क्या होती है। स्थानीय सरकार यह होती है कि जो स्थानीय लोगों की जो सरकार होती है, अपनी खुद की, अपने पर लेके देखो कि अपने स्थानीय लोग हैं, स्थानीय लोगों की जो सरकार होती है उसी को स्थानीय सरकार बोलते हैं। और जिसके अंदर स्थानीय सरकार वह व्यवस्था होती है, गांव, कस्बे, नगर, इनका जो प्रशासन है वो विकास कार्य को संचालित करता है। और उस संचालन के अंदर गांव के जो नागरिक होते हैं, कस्बे के, नगर के जो नागरिक होते हैं, उनकी सीधी भागीदारी होती है, वो शासन से डायरेक्ट जुड़े हुए होते हैं, उसे ही हम स्थानीय सरकार बोलते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। और आज का हमारी हेडिंग है लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय सरकार। आज हम स्थानीय सरकार की बात करेंगे और स्थानीय सरकार के अंदर भी आज हम पंचायती राज की बात करेंगे। स्थानीय सरकार के दो टाइप होते हैं। पहला होता है पंचायती राज संस्थाएं, दूसरा होता है शहर या नगरीय निकाय। तो शहर या नगरीय निकाय की हम बात करेंगे अगली क्लास के अंदर। आज हम अपना डिस्कशन करेंगे पंचायती राज पे। तो इसके अंदर सबसे पहला टॉपिक लेंगे आज हम पंचायती राज। पंचायती राज, यह आज हमारा क्लास का टॉपिक रहेगा, पंचायती राज। तो दोस्तों, पंचायती राज क्या है, कहां से स्टार्ट हुआ है, इसकी आज बात स्टार्ट करते हैं हम। पंचायती राज के तीन स्तर होते हैं। पंचायती राज के तीन स्तर होते हैं। सबसे पहला स्तर होता है इसका, पंचायती राज के तीन स्तर होते हैं। सबसे पहला होता है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत। दूसरा होता है पंचायत समिति। पंचायत समिति। और थर्ड होता है दोस्तों जिला परिषद। जिला परिषद। तो ग्राम पंचायत ग्राम स्तर तक होती है, गांव के लोग होते हैं उसके अंदर। पंचायत समिति होती है वो ब्लॉक स्तर पे होती है। और जो जिला परिषद होती है वह ब्लॉक लेवल पे होती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है, सॉरी। ग्राम पंचायत समिति ब्लॉक पे हो गई, यह तो गांव पे होगी, और यह होगी ब्लॉक स्तर पे, और यह होगी डिस्ट्रिक्ट पे, यह होगी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो यह चीज अपन को याद रखनी है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, ये इसके तीन स्तर होते हैं। हम जो भारत के अंदर इसको, जो हमारा भारत का संविधान है उसके अंदर इन तीनों को संवैधानिक संस्थाएं बोला गया है। और आर्टिकल नंबर 243 बी के अंदर, हमारे संविधान के आर्टिकल 243 बी के अंदर यह बात बोली गई है कि यह एक संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था का मतलब यह होता है दोस्तों कि संवैधानिक, संविधान के अंदर उसका उल्लेख होता है, संविधान से उसका सीधा संबंध होता है। तो यह बात इसके अंदर बोली गई है कि 243 बी जो हमारा आर्टिकल है उसके अंदर ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, पंचायती राज के तीन स्तर होते हैं। इसके बाद में हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कि जो पंचायती राज है उसका विकास उद्भव कैसे हुआ है, भारत के अंदर उसका विकास उद्भव कैसा हुआ है, कैसे हुआ है, उसकी आज हम बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपन कि जो 1 2 3 4 मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, वह फैक्ट एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको उनको याद रखना है, क्योंकि वह डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम के अंदर देखने को मिलते हैं। तो उनको एक बार आपने देख भी लिया तो आपको वो याद हो जाएंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहला फैक्ट यह है दोस्तों कि जो मद्रास है, हमारे भारत के अंदर मद्रास है, मद्रास के अंदर सर्वप्रथम 1687 के अंदर, 1687 के अंदर, मद्रास के अंदर 1687 के अंदर प्रथम स्थानीय निकाय बनाया गया था, मतलब प्रथम नगर निगम बनाया था। प्रथम नगर निगम, प्रथम नगर निगम बनाया गया था 1687 के अंदर मद्रास के अंदर। दूसरा फैक्ट यह आता है दोस्तों कि जो राजस्थान के अंदर है, माउंट आबू है, माउंट आबू, इसको 1864 के अंदर प्रथम नगर पालिका बनाया गया था। प्रथम नगर पालिका। तो यह दो फैक्ट है, यह तो आपको दिमाग में रखना ही है।
मद्रास के अंदर 1687 के अंदर प्रथम नगर निगम बनाया गया था। और माउंट आबू भारत के अंदर, राजस्थान के अंदर माउंट आबू 1864 के अंदर प्रथम नगर पालिका बनाई गई थी। यह 3 फैक्ट तो आपको याद रखने हैं। और जो भारत के अंदर उस टाइम के जो ब्रिटिश थे, जेम्स सेकंड थे उस टाइम के, जेम्स सेकंड। और आगे हम चर्चा स्टार्ट करते हैं कि जो हमारे संविधान के अंदर, संविधान जो लागू हुआ था, संविधान लागू होने के बाद में आर्टिकल 40 के अंदर ग्राम पंचायती गठन की बात की गई है। और हमारे राजस्थान के अंदर बीकानेर, बीकानेर एक ऐसी रियासत है, बीकानेर, बीकानेर रियासत है, उसको 1928 के अंदर, 1928 के अंदर पंचायती राज संस्थाओं का, पंचायती राज संस्थाओं अधिनियम के अंतर्गत ग्राम पंचायतों को संवैधानिक वैधानिक दर्जा मिला था। यह फैक्ट आपको याद रखना है, यह बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन है कि बीकानेर प्रथम रियासत थी राजस्थान के अंदर, उसको पंचायती राज अधिनियम के तहत संवैधानिक दर्जा मिला था, वैधानिक दर्जा उसको मिला था 1928 के अंदर। उसके बाद संविधान लागू हो गया। संविधान लागू होने के बाद के अंदर आर्टिकल 40 के अंदर ग्राम पंचायत का गठन है, उसका उसके अंदर डिस्कशन किया गया है। उसके बाद में जो हमारे जो संविधान है हमारा, उसके अंदर स्थानीय सरकार है वह कौन सी सूची के अंदर आता है, कौन सी सूची का विषय है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, स्थानीय सरकार है वह हमारे राज्य सूची का 5वां विषय है। यह बात आपको याद रखनी है, क्योंकि पंचायती राज जो अभी अभी पटवार के अंदर एग्जाम हुआ था, उसके अंदर यह क्वेश्चन पूछा गया था कि पंचायती राज किस का विषय है, तो पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। पंचायत राज कौन सी सूची का विषय है, यह पटवार के अंदर अभी क्वेश्चन आया था। तो इसका आंसर यह है कि यह राज्य सूची का विषय है। यह बात याद रखनी है, यह डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो यह बात हमने चर्चा स्टार्ट कर ली। उसके बाद में हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और इसके ऊपर इसके जो प्रावधान है विकास हुआ था, उस पर नई नई समितियां बनी थी। तो उन समितियों की चर्चा कर लेते हैं अपन। तो सबसे पहली समिति थी दोस्तों, सबसे प्रथम समिति थी बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति थी दोस्तों। तो बलवंत राय मेहता समिति, इसका गठन कब हुआ था? बलवंत राय मेहता समिति 1957 के अंदर बनाई गई थी। 1957 के अंदर बलवंत राय मेहता समिति को बनाया गया था। 1957 के अंदर बलवंत राय मेहता समिति बनी थी सितंबर के अंदर, और इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी नवंबर 1957 के अंदर। तो दोस्तों, बलवंत राय मेहता समिति एक प्रथम जो पंचायती राज संस्थाओं की सिफारिश देने वाली प्रथम समिति थी भारत के अंदर। और बलवंत राय मेहता है जो इनको लोकतंत्र के विकेंद्रीकरण का जनक माना जाता है। पंचायती राज के जो जनक है वही बलवंत राय को माना जाता है। और दोस्तों, एक फैक्ट यह है कि जो पंचायती भारत के अंदर जो पंचायती राज का जो स्वर्णकाल है वो कौन से प्रधानमंत्री के समय था? तो राजीव गांधी जी ने बहुत ही अच्छे अच्छे काम किए थे। उन्होंने समितियों की जो सिफारिशें हैं वह उन्होंने बिल भी पास करवाने की कोशिश की थी, लेकिन सहयोग, दुर्भाग्यवश वह बिल पास नहीं हुआ था उस टाइम। तो उन्होंने काफी सहयोग दिया था। तो राजीव गांधी को पंचायती राज का स्वर्णकाल बोला जाता है, राजीव गांधी के टाइम को। तो बलवंत राय मेहता समिति ने 3-4 रिकमेंडेशन दी थी। इन्होंने सबसे पहले यह बात बोली थी कि भारत के अंदर लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। विकेंद्रीकरण का मतलब यह है कि स्तरों के अंदर डिवाइडेशन होना चाहिए। जैसे एक आदमी को सारा काम नहीं दिया जाए, अगर एक आदमी को सारा काम दे दिया तो वह होता है केंद्रीकरण। और विकेंद्रीकरण का मतलब होता है अलग अलग डिवाइड कर देंगे काम को, तो वह काम भी कम हो जाएगा और वह काम भी अच्छी तरीके से होगा। तो इनको लोकतंत्र, भारत के अंदर लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण का जनक बोला जाता है। और विकेंद्रीकरण की इन्होंने सिफारिश करी थी। सबसे इंपॉर्टेंट इनकी जो सिफारिश थी वह थी दोस्तों, इन्होंने त्रिस्तरीय प्रणाली की बात करी थी। इन्होंने त्रिस्तरीय प्रणाली की बात करी थी। और त्रिस्तरीय प्रणाली के अंदर क्या क्या थे दोस्तों? ग्राम पंचायत थी, पंचायत समिति थी और जिला परिषद थी। इन्होंने बोला कि भारत के अंदर पंचायती राज के 3 स्तर होना चाहिए। सबसे पहला था ग्राम पंचायत, दूसरा पहला था ग्राम पंचायत, दूसरा था दोस्तों पंचायत समिति, और थर्ड था दोस्तों जिला परिषद। यह बात इन्होंने बोली थी। और इन्होंने यह बात और आगे कही थी कि
जो पंचायत समिति है उसको विकास कार्यों की एजेंसी का क्रियान्वयन करने के लिए एजेंसी बना देनी चाहिए। जो ग्राम पंचायत पे या पंचायत समिति जिला परिषद जो काम विकास कार्य किए जाते हैं उनकी जो कार्यों की क्रियान्वयन की जो समिति है उसकी एजेंसी, उनको कार्यों को देखने के लिए एजेंसी बनाई जाती है, उसको पंचायत समिति को एजेंसी बना देना चाहिए। मतलब इन्होंने बोला पंचायत समिति को लगभग शक्तियां दे देनी चाहिए, यह बात इन्होंने बोली थी। इनके टाइम जो इन्होंने बोला था, इनके टाइम यह हुआ था कि जैसे प्रधानमंत्री कौन थे इनके टाइम? इनके टाइम पीएम थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे और हमारे राष्ट्रपति थे, राज्यपाल थे गुरुमुख निहाल सिंह। गुरुमुख निहाल सिंह थे हमारे राज्यपाल। और उस टाइम के हमारे राजस्थान के जो सीएम थे, मुख्यमंत्री थे, वह थे मोहनलाल सुखाड़िया। तो यह फैक्ट भी याद रखना है क्योंकि कभी कभार एग्जामिनर पूछ भी लेता है कि बलवंत राय मेहता कमेटी गठित हुई थी, उस टाइम के प्रधानमंत्री कौन थे, हमारे राजस्थान के राज्यपाल कौन थे, हमारे राजस्थान के सीएम कौन थे। तो यह चीजें आपको याद रखनी है। तो इन्होंने 3 फैक्ट बताए थे। सबसे पहले लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, उसके बाद पंचायत की त्रिस्तरीय प्रणाली होनी चाहिए, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद होनी चाहिए। इनसे जो जवाहरलाल नेहरू थे वो बहुत ही प्रभावित थे। उन्होंने 2 अक्टूबर 1959 का दिन था दोस्तों। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है। उस दिन इन्होंने 1959 को राजस्थान के अंदर नागौर जिले के अंदर बगदरी गांव है, वहां पे पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना की थी। यह चीज बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। 2 अक्टूबर 1959 को हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव के अंदर पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना की थी। और दोस्तों उसके बाद जो दूसरा राज्य था जो संपूर्ण राज्य के अंदर लगाया गया था, मतलब हर जिले के अंदर, वह था आंध्र प्रदेश। पहला राजस्थान हो गया, दूसरा था आंध्र प्रदेश। तो यह बात आपको याद रखनी है। उसके बाद दोस्तों दूसरी कमेटी बनी थी अशोक मेहता समिति। यह बनी थी दोस्तों 1977 के अंदर बनी थी और इन्होंने इसकी रिपोर्ट आई थी 1978 के अंदर। 1978 के अंदर इन्होंने रिपोर्ट दी थी और 1977 के अंदर यह कमेटी बनी थी। दोस्तों अशोक मेहता के अंदर आपको याद रखना है शोक, मतलब इनके अंदर ये 2 नाम है, 2 नाम जोड़ के शोक। तो इन्होंने बोले थे द्विस्तरीय प्रणाली होनी चाहिए। यह बहुत महत्वपूर्ण है। द्विस्तरीय प्रणाली, द्विस्तरीय प्रणाली बोली थी इन्होंने। और द्विस्तरीय प्रणाली के अंदर इन्होंने एक तो होगी जो जिला परिषद है वह जिला परिषद होगी, और इन्होंने बोला था कि जो मंडल पंचायत होनी चाहिए, मंडल पंचायत, यह बात बोली थी इन्होंने। पंचायत समिति और ग्राम पंचायत को मिला के इन्होंने बोला कि भाई मंडल पंचायत होनी चाहिए। और इन्होंने बोला था कि जो SC/ST है, SC/ST को भी PRI के अंदर आरक्षण दिया जाना चाहिए। SC/ST जो हमारे अनुसूचित जाति और जनजाति है उनको PRI के अंदर आरक्षण जनसंख्या के अनुपात में दिया जाना चाहिए, जनसंख्या के अनुपात के अंदर। और इन्होंने ही बताया था, इन्होंने बोला था कि जो PRI के चुनाव होंगे उसके अंदर राजनीतिक भागीदारी होनी चाहिए। यह बात भी इन्होंने बोली थी। तो यह चीजें आपको याद रखनी है। उसके बाद में हम चर्चा करते हैं तीसरी कमेटी पे। तीसरी कमेटी दोस्तों GVK राव समिति। यह बनी दोस्तों 1985 के अंदर। तो GVK राव समिति को आप इस हिसाब से याद रखना, इसके अंदर 4 नाम आते हैं, GVK राव, मतलब 4 1 2 3 4 नाम आ रहे हैं। तो इसके अंदर 4 स्तरीय प्रणाली के लिए बात बोली गई थी कि पंचायती राज संस्था की 4 स्तरीय प्रणाली होनी चाहिए। यह बात उन्होंने बोली थी।
तीन तो इन्होंने बोली थी, जो बलवंत राय मेहता कमेटी ने बोली थी, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, वह बात उन्होंने सेम बोली थी। उसके बाद इन्होंने एक बात और बोली थी कि इनके अलावा एक स्तर और होना चाहिए, और वह होना चाहिए राज्य स्तर, राज्य स्तर होना चाहिए, यह बात उन्होंने बोली थी। और उन्होंने बोली थी जो चारों स्तर के अंदर जिला परिषद को सारी शक्तियां दे देनी चाहिए, यह बात उन्होंने बोली थी। उसके बाद में एक इनका कथन इंपॉर्टेंट है, इनका कथन यह इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने यह बोला था कि जो पंचायती राज संस्थाएं हैं वह बिना घास की जड़ है। बिना घास की जड़ इसलिए बोला गया था कि जैसे घास की जड़ें कमजोर होती है, वह थोड़े दिनों के अंदर सूख जाती है, उसी प्रकार से अगर स्थानीय सरकार की नींव अगर मजबूत नहीं है तो उस पर लोकतंत्र टिक नहीं पाएगा, लोकतंत्र उसका अस्थायी होगा, यह बात उन्होंने इसलिए बोली थी। उसके बाद जीविका इन्होंने एक बात और बोली थी कि जैसे कार्यकाल 5 वर्ष होना चाहिए, और इन्होंने बोला था कि कार्यकाल 4 वर्ष होना चाहिए, और इन्होंने बोला था कार्यकाल 5 वर्ष होना चाहिए, और कार्यकाल 5 वर्ष होना चाहिए। एक DDC जिला विकास आयुक्त, इन्होंने बोला था कि जिला परिषदों के अंदर एक पद का सृजन किया जाना चाहिए, और वह पद क्या था, जिला विकास आयुक्त, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर, तो यह पद इन्होंने बोला था। और एक बात उन्होंने बोला, जो जिला कलेक्टर होते हैं उनके नियामकीय और विकास कार्य को पृथक पृथक किया जाना चाहिए, यह बात भी इन्होंने बोली थी। उसके बाद में दोस्तों चौथी कमेटी आती है अपने निकल के LM सिंघवी, LM सिंघवी समिति, यह आई दोस्तों 1986 के अंदर, 1986 के अंदर आई थी यह LM सिंघवी समिति। LM सिंघवी साहब के बारे में आपको एक दो फैक्ट बता देता हूं। LM सिंघवी साहब प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने लोकायुक्त नाम का सुझाव दिया था, और इन्होंने यह अपने राजस्थान के एडवोकेट जनरल भी रह चुके हैं, जिन्हें बोलते हैं महाधिवक्ता। ये महाधिवक्ता भी रह चुके हैं राजस्थान के, जो हमारे संविधान के आर्टिकल 165 के अंदर लिखा गया है, जिसके बारे के अंदर कि हर राज्य के अंदर एक महाधिवक्ता होना चाहिए, और वह यह उच्च विधि अधिकारी होता है, सरकारी उच्च विधि अधिकारी होता है यह, और महाधिवक्ता रह चुके हैं। महाधिवक्ता रहे हैं ये 1972 से 1977 तक, तो ये टेनर भी आपको याद रखना है। और यह ब्रिटेन के अंदर हमारे भारत देश के उच्चायुक्त भी रह चुके हैं, दोनों सदनों के ये है क्या नाम सदस्य रहे हुए थे। तो LM सिंघवी साहब को बहुत अच्छी तरीके से आपको याद रखना है, लोकपाल के नाम इन्होंने सजेस्ट किया था, तो ये चीजें 2-4 फैक्ट है, ये आपको याद रखने हैं। तो LM सिंघवी साहब ने यह बोला था कि जो PRI है उनका कार्यकाल 5 साल होना चाहिए। एक बात उन्होंने बोली थी, जो राज्य वित्त आयोग है उसका गठन किया जाना चाहिए, एक न्याय पंचायत है उसका गठन किया जाना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने यह बोली थी उसके अंदर, वो उसको हमारे संविधान के जो 73 संविधान संशोधन हुआ था उसके अंदर उसी पर इसको माना गया है। इन्होंने बोला था कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। इस कमेटी के अंदर सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि PRI को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए, यह बात बोली थी LM सिंघवी साहब ने, स्पष्ट अनुशंसा के साथ बोली थी, तो इनकी यह सिफारिश मानी गई थी। और इनको इसके अंदर यह आ गया, महाधिवक्ता वाला आ गया, इन्होंने 5 साल बोला था, संवैधानिक दर्जा वाला बोला था, संवैधानिक दर्जा, संवैधानिक दर्जा, यह इनकी इंपॉर्टेंट बात है। और एक बोला था राज्य वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, एक बोला था न्याय पंचायत, न्याय पंचायत का गठन किया जाना था, यह इन्होंने सिफारिशें दी थी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनकी यह संवैधानिक दर्जे वाली। और इन्होंने बोला था, जैसे बलवंत राय मेहता कमेटी ने बोली थी, वह सेम बात इन्होंने बोली थी कि पंचायत जो PRIs है, पंचायती राज संस्थाएं हैं, उनके 3 स्तर होने चाहिए। ग्राम पंचायत 3 स्तर होने चाहिए, 3 स्तर सेम बोले थे। ग्राम पंचायत होनी चाहिए, पंचायत समिति होनी चाहिए, जिला परिषद होना चाहिए, सेम जैसे बलवंत राय मेहता कमेटी ने बोला था वह सेम रिकमेंडेशन इन्होंने बोली थी। उसके बाद अब चौथी कमेटी निकल के आती, 5वीं कमेटी निकल के आती है दोस्तों, गौड़गिल समिति। यह बनी दोस्तों 1988 के अंदर। इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों, मैंने बोला था कि राज्य निर्वाचन आयोग का गठन होना चाहिए, राज्य वित्त आयोग सेम बोली थी, जैसे इन्होंने
क्या नाम है, ML सिंघवी साहब ने बोली थी, वह सेम बात इन्होंने बोली थी कि कार्यकाल भी 5 वर्ष का होना चाहिए और नियमित चुनाव होनी चाहिए। एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह बोली थी इन्होंने कि महिलाओं को PRI के अंदर आरक्षण दिया जाना चाहिए। महिलाओं को PRI के अंदर आरक्षण दिया जाना चाहिए, यह बात इन्होंने बोली थी। और उसके बाद में इन्होंने बोला था कि राज्य निर्वाचन आयोग गठित किया जाना चाहिए, यह बात इन्होंने बोली थी। उसके बाद दोस्तों जो अपनी कमेटी है, छठी कमेटी है अपनी, वह है PK तुंगन समिति। यह बनी दोस्तों 1988 के अंदर। PK तुंगन समिति ने सेम बात ही बोली थी कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए, जैसे LM सिंघवी साहब ने बोली थी, वही रिकमेंडेशन इन्होंने बोली थी। तो दोस्तों ये 5 कमेटियां हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से, और जो पंचायती राज का जो फाउंडेशन है वह इन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है। तो यह चीज आपको याद रखनी है। जैसे राजस्थान के अंदर भी काफी समितियां बनी है, उनकी मैं आपको चर्चा कर लेता हूं। उनकी सबसे पहली समिति बनी थी हरीश चंद्र शर्मा, जो 1963 के अंदर बनी थी। उसके बाद बनी थी सादी कली समिति, 1964 के अंदर बनी थी। उसके बाद में दोस्तों गिरधारी लाल व्यास समिति, वो बनी थी 1973 के अंदर। उसके बाद में बनी थी दोस्तों गिरधारी लाल व्यास हो गया, फिर बनी ली हरलाल खर्रा समिति, 1990 के अंदर बनी थी। और उसके बाद में बनी दोस्तों जो अपने असम के जो राज्यपाल है गुलाब चंद कटारिया समिति बनी थी 2009 के अंदर बनी थी। VK व्यास समिति बनी थी 2010 के अंदर। यह कमेटियां आपको याद रखनी है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन ऐसे मिलाने वाले क्वेश्चन आ सकते हैं कि गिरधारी लाल व्यास समिति, उनका ईयर सामने दिया होगा तो आपको मैचिंग के लिए आ सकता है। तो उसके अंदर 2-3 जैसे इनके अंदर गुलाब चंद कटारिया समिति है, वही इंपॉर्टेंट है 2009 के अंदर, क्योंकि उस कमेटी की सिफारिश के हिसाब से 5 जो हमारे विषय थे उनका PRI के अंदर स्थानांतरण किया गया है। गिरधारी लाल व्यास कमेटी है, वह इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि उस कमेटी के अंदर वीडियो जो ग्राम विकास अधिकारी है और ग्राम सेवक था पहले, उसको वीडियो जो हमारे संविधान संशोधन 89 के अंदर संविधान संशोधन किया था 2021 के अंदर अमेंडमेंट किया गया था। राजस्थान पंचायती राज कानून 1994 के अंदर संशोधन किया गया था, वह 2021 के अंदर किया गया था। 21 के अंदर धारा 89 के अंदर चेंजेस किया गया था, और जो ग्राम सेवक वर्ड है उसको ग्राम विकास अधिकारी के अंदर रूपांतरित किया गया था। तो यह बात आपको याद रखनी है। इन्होंने बोला था कि गिरधारी लाल व्यास कमेटी है, इन्होंने यह बात बोली थी कि वीडियो और जो ग्राम सचिव है उनके पद सृजित किए जाने चाहिए। और जो VK व्यास समिति है 2010 के अंदर बनी थी, उन्होंने ग्राम के अंदर सचिवालय की बात कही थी। तो यह चीज भी आपको याद रखनी है। सादी कली कमेटी ने बोला था कि जो जिला परिषद है और पंचायत समिति है, उसके अंदर जो जिला प्रमुख है उनका और प्रधान का जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष रूप से होना चाहिए। प्रत्यक्ष का मतलब है कि अपन खुद जाकर वोट देते हैं। सीधी सी सिंपल भाषा में याद रखो कि जैसे अपन सरपंच के चुनाव खुद देके आते हैं, अपना प्रतिनिधित्व हम खुद अपने हाथों से चुनते हैं, उसी को बोलते हैं प्रत्यक्ष निर्वाचन। तो यह बात उन्होंने बोली थी। हरीश चंद्र जो शर्मा कमेटी है 1963 के अंदर पहली कमेटी बनी थी राजस्थान के अंदर, उसके अंदर यह बात बोली गई थी कि जो PRI है उनकी समीक्षा करने के लिए, उनके संस्था के ढांचे की समीक्षा करने के लिए वह कमेटी गठित की गई थी। तो दोस्तों, और जो पंचायती राज है उसका संवैधानिक विकास कैसे हुआ था, समितियों की आपने चर्चा कर ली है। अब हम चर्चा करेंगे संवैधानिक विकास कैसे होता है, संविधान के अंदर संशोधन क्या क्या किए गए थे, उसके बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। तो सबसे पहले 64वां संविधान संशोधन हुआ था दोस्तों। 64वां संविधान संशोधन यह हुआ था दोस्तों 1989 के अंदर, और उस टाइम हमारे PM थे राजीव गांधी हमारे PM थे। तो राजीव गांधी के टाइम हुआ था दोस्तों 64वां संविधान संशोधन 1989। इन्होंने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने के लिए एक बिल बनाया था, और वह बिल लोकसभा के अंदर पास हो गया था, लेकिन दुर्भाग्यवश वह राज्यसभा के अंदर पास नहीं हो पाया था। उसके कारण यह 64वां संविधान संशोधन 1989 लागू नहीं हो पाया था। उसके बाद में दोस्तों इसके बाद हुआ था 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 के अंदर। यह बात आपको याद रखनी है दोस्तों
74वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 के अंदर। कभी कभी कंफ्यूज होते हैं हम, क्योंकि संशोधन होता है उससे 1-2 साल बाद में कभी कभी मतलब वो बिल पास होता है, तो मतलब ये चीजें कंफ्यूज करने वाली होती है। जैसे ये 1992 के अंदर इसका अधिनियम का संशोधन हुआ था और 1993 के अंदर लागू हुआ था, तो इसके अंदर आपको कंफ्यूजन में नहीं रहना है। 1992 के अंदर ये 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ था और पंचायती राज संस्थाओं को संविधान के अंदर दर्जा मिला था। 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा पंचायती राज जो संस्थाएं थी उनको संवैधानिक दर्जा मिला था, संविधान के अंदर उनको स्थान मिला था। उसके बाद यह चीजें कब कब हुई थी उसकी हम क्रोनोलॉजी समझ लेते हैं कि 22 दिसंबर 1992 को लोकसभा के अंदर 22 दिसंबर 1992 को लोकसभा के अंदर यह बिल लाया गया था, लोकसभा के अंदर पास हो गया था यह बिल। उसके बाद में उसी के नेक्स्ट डे 23 दिसंबर 1992 को राज्यसभा के अंदर लाया गया था और वहां भी यह बिल पास हो गया था। इसके 1 साल बाद में राष्ट्रपति द्वारा इसको अनुमति मिली थी। राष्ट्रपति द्वारा मिली थी दोस्तों 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति द्वारा इसको अनुमति मिल गई थी। और दोस्तों जो अमेंडमेंट होता है वह लोकसभा जो संसद में पास होता तो होता बिल होता है, राष्ट्रपति उस पर साइन कर देते हैं तो वह एक्ट या विधेयक बन जाता है। तो अब यह एक्ट बन गया था, राष्ट्रपति ने अनुमति दे दी थी और पूरे भारतवर्ष के अंदर 24 अप्रैल 1993 के अंदर पूरे भारत के अंदर लागू हो गया था, पूरे भारत के अंदर लागू हो गया था। इसी कारण हम 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। आज भी हम 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। यह चीज आपको याद रखनी है दोस्तों। तो आप पंचायत राज के अंदर 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 के अंदर, 64वां संविधान संशोधन 1989 के अंदर हुआ था। उस टाइम पीएम थे राजीव गांधी, लेकिन इस टाइम यह राज्यसभा के अंदर बिल पास नहीं हो पाया था, इसलिए यह बिल खारिज कर दिया गया था। उसके बाद 73वां संविधान संशोधन 1992 के अंदर हुआ था। 22 दिसंबर 1992 के दिन ये लोकसभा के अंदर पास हो गया था। उसके बाद अगले ही दिन 23 दिसंबर 1992 को राज्यसभा के अंदर पास हो गया था और 20 अप्रैल 1993 इसके लगभग 1 साल बाद के अंदर यह राष्ट्रपति ने इसको अनुमति प्रदान कर दी गई थी। उसके बाद ये विधेयक बन गया था और 24 अप्रैल इसके 4 दिन बाद में 24 अप्रैल 1993 को पूरे भारतवर्ष के अंदर यह लागू हो गया था। और इसके लागू होने के बाद में कर्नाटक एक ऐसा राज्य है जहां पे यह प्रावधान लागू कर दिए गए थे। उसके बाद में मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसने इस प्रावधान के रूप में चुनाव करवाए थे। कर्नाटक के अंदर तो यह प्रावधान लागू कर दिए गए थे, लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर उन प्रावधानों के ऊपर चुनाव भी करवा दिए गए थे। तो ये आपको 2 फैक्टर याद रखने हैं। उसके बाद में हमारे संविधान के अंदर जो परिवर्तन हुए थे हमारे, वह क्या क्या हुए थे? संविधान में जो परिवर्तन हुए थे वह क्या क्या हुए थे? तो संविधान के अंदर परिवर्तन यह हुए थे कि एक नया भाग जोड़ा गया था। नया भाग जोड़ा गया था 9 नया भाग जोड़ा गया था। एक नई अनुसूची जोड़ी गई थी। नई अनुसूची जोड़ी गई थी 11वीं, और उसके अंदर 29 विषय जोड़े गए थे। 29 विषय जोड़े गए थे। उसके अंदर अनुच्छेद 243 ए से 243 ओ तक ये टोटल 16 अनुच्छेद जोड़े गए थे। टोटल 16 अनुच्छेद जोड़े गए थे और इसका शीर्षक दिया गया था पंचायत। आपने पंचायत वेब सीरीज देखी होगी, उसका नाम जैसे पंचायत। तो हमारे पंचायत राज संस्थाओं के अंदर संविधान के अंदर जो परिवर्तन किए गए थे उनके अंदर भी पंचायत शीर्षक दिया गया है। तो यह 5-4 फैक्ट है जो हमारे नया भाग जोड़ा गया था। 9 नंबर का नया भाग जोड़ा गया था। नई अनुसूची जोड़ी थी 11 नंबर की, और जो इसके अंदर 29 विषय जोड़े गए थे। और जो अनुच्छेद था वह 243 ए से 243 ओ तक, जैसे ABCDEFGHIJKLMNO आता 16 पे, जैसे 16 अनुच्छेद जोड़े गए थे। ये टोटल ABCD से इनको स्टार्ट करते हैं। एक से डेफिनेशन आती है, फिर ग्राम सभा आता है, उसका गठन आता है, उसकी योग्यता आती है, उसका वेतन आता है, उसके कार्य आते हैं। ऐसे ही इनका डिवाइडेशन किया गया है। इनको हम अगले क्लास के अंदर डिस्कशन करेंगे इनका। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यह आपको याद रखनी है दोस्तों। उसके बाद में एक फैक्ट और बच गया इसके अंदर, वह फैक्ट बच गया दोस्तों लॉर्ड रिपन हमारे गवर्नर जनरल थे। इनको भारत के अंदर स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है।
स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है लॉर्ड रिपन को। तो यह चीज आपको याद रखनी है, स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। 1882 के प्रस्ताव के अंतर्गत इनको भारतीय स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। लॉर्ड रिपन की बात आएगी तो मैं 3-4 फैक्ट आपको बता देता हूं। 3-4 फैक्ट इसके ये है दोस्तों कि 1881 के अंदर इन्होंने एक तो नियमित जनगणना स्टार्ट की थी। भारत के अंदर नियमित जनगणना या दशक की जनगणना इन्होंने 1881 के अंदर स्टार्ट की थी। इनका टेन्योर था दोस्तों 1880 से 1884 था इनका टेन्योर। इनका टेन्योर था 1880 से 1884 इनका टेन्योर था। और 1881 के अंदर इन्होंने कारखाना अधिनियम लागू किया था। 1881 के अंदर भी इन्होंने कारखाना अधिनियम लागू किया था। 1882 के अंदर इन्होंने हंटर कमीशन बनाया था। भारत के अंदर शिक्षा के अंदर सुधार लाने के लिए हंटर कमीशन बनाया गया था। 1882 के अंदर लॉर्ड रिपन के द्वारा बनाया गया था। एक वर्नाकुलर एक्ट आया था, वर्नाकुलर एक्ट आया था दोस्तों 1978 के अंदर, जिसके अंदर इसको हेनरी एक्ट बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर प्रेस की स्वतंत्रता को खत्म कर दिया गया था। इस एक्ट को इन्होंने रद्द कर दिया था लॉर्ड रिपन ने। मैसूर के अंदर विलय हुआ था 1881 के अंदर, उसको उन्होंने रद्द कर दिया था। उसके बाद में दोस्तों हंटर आयोग आ गया 1881 के अंदर, कारखाना अधिनियम आ गया था, यह भी इन्हीं के टाइम हुआ था। एक हुआ था दोस्तों इनके टाइम में इल्बर्ट बिल विवाद, यह हुआ था दोस्तों 1883 के अंदर। तो इल्बर्ट बिल विवाद की लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के अंदर ही हुआ था। इल्बर्ट बिल विवाद इसलिए हुआ था क्योंकि अंग्रेजों ने इस बिल का विरोध किया था, क्योंकि उनके खिलाफ जो नारेबाजी हुई थी वह स्टार्ट हुई थी इल्बर्ट बिल के अंदर। तो यह हुआ था दोस्तों 1883 के अंदर। तो लॉर्ड रिपन हमारे भारत के स्थानीय स्वशासन के जनक माने जाते हैं, यह फैक्ट आपको याद रखना है। इसके बाद मैंने जो लॉर्ड रिपन के 3-4 फैक्ट बताए हैं, यह भी एग्जाम की दृष्टि इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं इनको। और लोकल गवर्नमेंट की आज हमने पंचायत राज पर डिस्कशन किया है, इसमें अमेंडमेंट क्या क्या हुए थे, कौन सा परिवर्तन हुआ था, कौन सी समितियां बनी थी इसके अंदर, इसका उद्भव कैसे हुआ था, इसकी आज हमने चर्चा की है। तो दोस्तों लाइक और शेयर करना, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।